शुरुआत करते हैं हम आज के एडिटोरियल की। पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं सड़कों में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के। ठीक है, कई सारे राज्य हम देख रहे हैं, खास करके मैं देखा हूँ जब हम एक स्टेट को पार करते हैं और दूसरे स्टेट की बाउंड्री लगने वाली होती है, उस बाउंड्री वाले एरिया में कुछ गांव पड़ेंगे, जंगल पड़ेगा। जैसे कि यदि हम छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश की तरफ जाते हैं तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो बाउंड्री है ना, उस एरिया में, बाउंड्री वाले एरिया में सरकार उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, दूर दराज वाले एरिया में। तो इसका सबसे अच्छी बात ये है कि सरकार ने जो राजनांदगांव ज़िला है उसको दो भाग में बांट दी, छोटा कर दी है। अब छोटा करने से वो बहुत अच्छे तरीके से अपने ज़िले को मैनेज कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि सरकार यदि सड़क पर निवेश कर रही है, इसका मतलब ये है कि लोगों को आने जाने में टाइम कम लगेगा, दुर्घटनाएं कम होंगी। इसके साथ साथ में सरकार की जो कमाई है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग उस रोड से ज़्यादा आएंगे जाएंगे जहाँ से, क्योंकि दूसरा रास्ता वो नहीं चुनेंगे, उधर का रास्ता ख़राब है, हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो जो देश की इकोनॉमी है ना, वो भी बढ़ती है। वाहनों का आना जाना, माल की ढुलाई तेज़ी से होने लगती है। इसका मतलब ये है हमारा जो आर्थिक उत्पादन है वो तेज़ी से बढ़ रहा है और ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है, ऐसा इस एडिटोरियल में बताया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि सरकार को सड़क बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। कैसे करके रोड प्रोडक्टिविटी को इंश्योर कर रही है। यदि गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है रोड में, इससे रिड्यूस हो जाएगा ट्रेवल का टाइम और इकोनॉमिक का जो आउटपुट है वो हमें ज़्यादा मिलने वाला है, और इससे ह्यूमन डेवलपमेंट में अपग्रेडेशन देखने को मिलता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पेंडेमिक के दौरान कि सिटी आखिर कितनी महत्वपूर्ण है, ये कोरोना के टाइम में हम समझ सकते हैं। एक रीज़न ये है, यदि हम चाह रहे हैं कि हम आगे बढ़े 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ में, कुड बी स्टिफल्ड इज द पेंडेमिक इंड्यूस लॉकडाउन। ये प्रभावित हुई थी क्योंकि कोरोना का लॉकडाउन लग गया था। इसी ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था रिलीजिंग नेशनल एंड मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ टारगेट, और इसी के चलते चलते ही फिर सरकार को कुछ बड़े लेवल पर, कुछ छोटे लेवल पर टारगेट निर्धारित करने का मौका मिला था। अब जैसे कि हम बात कर लें अप्रैल 2020 की, इवन एज अर्ली इन द पेंडेमिक एज अप्रैल 2020, बार्कलेस की रिपोर्ट क्या कहती है, जो एब्सोल्यूट इकोनॉमिक लॉस हुआ था, लार्जेस्ट फ्रॉम द शटडाउन ऑफ कुआलालंपुर, मनीला, न्यू दिल्ली, मुंबई, रेंजिंग फ्रॉम $1 बिलियन से $1.7 बिलियन पर वीक। इसका मतलब ये है कि सरकार ने कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन लगाई थी उसमें कौन से शहरों को कितना नुकसान हुआ। कुआलालंपुर, मनीला, दिल्ली, मुंबई, 1 से लेकर के $1.5 बिलियन हर हफ्ते का नुकसान हुआ था, ऐसा यहाँ पर बताया जाता। वहीं हम यदि ट्रैवल टाइम की बात कर लें, एक एस्पेक्ट है शहरों का, वी नो वेरी लिटिल अबाउट, बहुत कम चीज़ें ही हम जानते हैं, विच कंट्रीब्यूट टू देयर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। शहर जाने जाते हैं इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है, लेबर के लिए ये मार्केट का काम करते हैं, जहाँ पर लेबर फोर्स एक्सचेंज करती है देयर लेबर एंड क्रिएट नॉलेज स्पिल ओवर। ठीक है, ये लेबर को काम अवेलेबल करवाता है और नॉलेज को फैलाने का काम करते हैं शहर। तो जो फेमस फ्रेंच प्लानर हैं एलेन बर्टवोर्ड, उनका कहना है ए लॉट ऑफ इकोनॉमिक एंड प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी टेक्स प्लेस इन सिटीज़ एंड इट्स जॉब्स। शहर में क्या होता है, ठीक, आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, किसी चीज़ की खरीदी हो रही है, बिक्री हो रही है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उनकी एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाया जा रहा है। इस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जिसमें रुपए पैसे का लेन देन हो रहा है या फिर वो रुपए पैसे का लेन देन शामिल है, वो कहला जाता है इकोनॉमिक
एक्टिविटी। इसके साथ साथ में लोगों को शहर जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप बिल्कुल भी संदेह नहीं कर सकते हैं कि घर से ऑफिस जाने में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। ज़्यादा लगने का आखिर रीज़न क्या हो सकता है? ठीक है, तो जो लेबर फोर्स होता है उसका वर्क प्लेस, उसके काम करने की जगह बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है इन डिटरमाइनिंग देयर प्रोडक्टिविटी इन सिटीज़। शहर में वर्क प्लेस कहाँ पर है, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी निर्धारित हो जाती है। दूसरे नंबर की बात यह है, ट्रैवल टाइम टू वर्क वाज वन ऑफ स्लोएस्ट इन आवर सिटीज़ इन 2016 के टाइम में ट्रैवल का जो टाइमिंग था बहुत कम था, बहुत धीमा था। कब? 2016 में। बेंगलुरु बीइंग द स्लोवेस्ट 22 किलोमीटर प्रति घंटा, दिल्ली 25 किलोमीटर पर हावर, चेन्नई हाईएस्ट 33 किलोमीटर पर हावर ट्रैवल का टाइम। इसका मतलब ये है यदि आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हो तो कितने की स्पीड में आप बाइक चला सकते हो, कार चला सकते हो, तो इस हिसाब से आपको 1 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे या 3 घंटे लगेंगे, ये चीज़ निर्धारित हो जाती है। स्पीड से हमें ट्रैवल की टाइम पता चल जाता है। तो जो ट्रैवल टाइम है कंटिन्यू लंबा रहा है अवर पोस्ट पैंडेमिक। कोरोना के बाद भी ट्रैवल में ज़्यादा टाइम लग रहा है। विच आर फिजिकली स्ट्रेंथ, जहाँ पर फिजिकली रूप से देखा जाए ना तो ये शहर उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। एंड बैटलिंग द प्रॉब्लम ऑफ पोथहोल्स फॉलोइंग हैवी रेन, जहाँ कहीं भी आप देखोगे ज़्यादा पानी गिरा तो सड़क में गड्ढे में पानी भर जाएगा, आना जाना रुक जाएगा। कहीं अंडर ब्रिज में जा रहे हो आप तो पानी भरा हुआ वहाँ से। ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं हमारी सड़कों को लेकर के। तो जो ज़्यादा ट्रैवल में टाइम लग रहा है किसी भी शहर में, द स्मॉलर इज़ इफ़ेक्टिव लेबर मार्केट एंड वाइस वर्सा। यदि शहर में ट्रैवल के टाइम को हम कम कर दें, इससे क्या होगा, हमारा जो लेबर का मार्केट है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना चालू हो जाएगा। तो आखिर क्यों ज़रूरी है ऐसा हम जो कह रहे हैं, हमारा जो नॉमिनल लेबर मार्केट होता है शहर का, वो क्या रिफ़र करता है, रिफ़र टू ऑल जॉब्स क्रिएटेड इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो जो इफ़ेक्टिव लेबर मार्केट रिफ़र करता है द टू जॉब एक्सेसिबल विद इन ए सर्टेन कम्यूट। इफ़ेक्टिव लेबर मार्केट कह रहा है कि जो जॉब्स हैं वो एक्सेसिबल हैं विद इन ए सर्टेन कम्यूट, पार्टिकुलर इतनी डिस्टेंस में, इतनी टाइम में आप डिस्टेंस को तय कर पा रहे हो। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर तो नहीं किया जा रहा है कि आखिर ये बात कह क्या रहा हूँ। दूसरे नंबर की बात है, एक व्यू पॉइंट से आप समझने की कोशिश करिए। इनलार्जिंग ए सिटीज़ इफेक्टिव लेबर मार्केट, यदि हम लेबर मार्केट को बड़ा कर रहे हैं और जो इकोनॉमिक आउटपुट है उसको भी हम यदि बढ़ा करना चाहें, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें जो ट्रैवल में टाइम लग रहा है उसको हम कम से कम करें। यदि हम अपने कम्यूट के टाइम को, मतलब कि ऑफिस, घर से ऑफिस जाने का जो टाइम है वो कम्यूट कहलाता है, यदि हम कम्यूट की टाइमिंग को शॉर्ट कर देते हैं और जो हमारी कम्यूटिंग का टाइमिंग है वो बहुत सस्ता हो जाए शहर के भीतर में, एज इट्स कीप्स गोइंग इन पॉपुलेशन, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम लोगों को सस्ता से सस्ता साधन अवेलेबल कराएं और कुछ इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें कि लोग जल्दी से ऑफिस चले जाएं, जल्दी से घर आ जाएं। ये एक बात क्लियर हो जाना चाहिए कि जो शॉर्ट कम्यूट है वो डिज़ायर है, न केवल माइक्रो पर्सपेक्टिव में। ठीक है, यदि टाइमिंग कम नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अपना टाइम ऐसे ही बर्बाद कर दे रहे हैं। हमारा जो हेल्थ है और जो प्रोडक्टिविटी है उसमें डिले होने वाला है। ट्रैफिक में पता चला कोई एम्बुलेंस जा रही है, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही किसी मरीज की डेथ हो गई,
उसको इलाज ही अच्छा नहीं मिल पाया, इसलिए जो कम्यूट का टाइमिंग है उसको कम से कम करने की ज़रूरत है। तो माइक्रो लेवल पर तो ये ज़रूरी है, मैक्रो लेवल पर ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ में सिटी लेवल पर भी काफ़ी पर्सपेक्टिव, ताकि इनेबल किया जा सके ए लार्ज इफेक्टिव लेबर मार्केट को। इसी कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कहा जाता है, जो इंस्ट्रक्टिव नोट है वो था प्री पेंडेमिक पीरियड का, उसके बारे में यहाँ बहुत ज़्यादा उल्लेख किया जाता है। कोरोना जब चल रहा था ना, तो जो बेंगलुरु में एक खतरा उत्पन्न हो गया था। बेंगलुरु की संस्थाएं ऐसा कह रही हैं कि देखो यहाँ पर के जो लेबर है ना वो टाइम में पहुँच नहीं पा रहे हैं, तो हम एक काम करते हैं, इसको कहीं और स्थापित कर देते हैं। बेंगलुरु की जो फर्म्स थी, कंपनियां थी, उन्होंने धमकी दिया था कि वो सिटी को छोड़ देंगी और रिलोकेट कर लेंगी इफ़ द ट्रैफिक प्रॉब्लम वर नॉट फिक्स, यदि ट्रैफिक की प्रॉब्लम आप फिक्स नहीं कर पाओगे, एज इट वाज अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर एम्प्लॉय, किससे, क्योंकि इससे हमारे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है, ऐसा बेंगलुरु की कंपनियों का कहना है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई संदेह की बात भी नहीं है कि एक शहर का जो इफ़ेक्टिव लेबर मार्केट जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा, उसकी अर्थव्यवस्था और ज्ञान का फैलाव भी उतना ही ज़्यादा होने वाला। एक अध्ययन है जिसमें बताया जाता है कि 45 मिनट का कम्यूट है, पब्लिक ट्रांजिट है, एक जगह से दूसरा आना जाना हो रहा है, केवल 66,427 जॉब वर एक्सेसिबल। 45 मिनट के टाइम में कितने लोग पहुंच पा रहे हैं? 66,427 इन द फोनिक्स मेट्रोपॉलिटन एरिया में। अमेरिका से तुलना आप कर लोगे तो वहीं कितने सारी जॉब वाले हो गए हैं? 2,02,772 लोग जो 45 मिनट के भीतर में पहुंच जा रहे हैं। मतलब ऑफिस से घर से ऑफिस का जो टाइम है वो 45 मिनट का लग रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। और ये जो एरिया कौन सा था? ये था फिलाडेल्फिया मेट्रोपॉलिटन एरिया का विथ इन द सेम कम्यूट टाइम, मतलब 45 मिनट के ही कम्यूट टाइम में इतने सारे लोग टाइम में पहुंच जा रहे हैं। अब बात यहाँ तक करी जाती है कि दो शहर हैं, एक सी पॉपुलेशन है, कितनी की? 1.6 मिलियन की, तो वो फोनिक्स मेट्रोपॉलिटन एरिया और ये कौन सा? फिलाडेल्फिया वाला मेट्रोपॉलिटन एरिया से इसकी तुलना करी जाती है। इसीलिए इस किसी प्रकार भी संदेह नहीं है कि जो फिलाडेल्फिया का इफेक्टिव लेबर मार्केट है वो बड़ा है, उसका जो फोनिक्स है उसके यदि आप तुलना करोगे तो। 5वें नंबर की बात ऐसी है, ठीक है, अब इससे कुछ रिफ्लेक्शन भी हमको देखने को मिल रहा है। हायर पर कैपिटा इनकम, आप टाइम में पहुंच जा रहे हो तो आपकी जो इनकम है वो भी ज़्यादा बढ़ रही, मतलब आप ज़्यादा समय तक काम कर सकते हो तो ज़्यादा आपकी इनकम भी रहेगी। $22,874 फिलाडेल्फिया की है और 21,907 है फोनिक्स की 2010 में। ये डाटा यहाँ पर बताया गया है पर कैपिटा इनकम का, मतलब प्रति व्यक्ति को कितना हज़ार की इनकम हो रही है, इस हिसाब से देखा जाए तो। अब प्रायोरिटी वाली, प्राथमिकता वाली बात क्या है? एक रास्ता है जिसके माध्यम से अर्बन लोकल बॉडी डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं सिटी की इकोनॉमिक आउटपुट को थ्रू देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए अर्बन लोकल बॉडी को इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आखिर क्यों हमारे जो शहर हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं एडिक्वेटली इन रोड? शहर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा क्यों नहीं फंसा रहे हैं? एक हाल की रिसर्च है जहाँ पर कर्नाटका सिटीज़ का केस उठाया गया, जहाँ पर बताया जाता है कि जो रोड की लेंथ है ना हैज़ ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सिटीज़ टैक्स बेस, जो बताती हैं कि यदि रेल की लंबाई बढ़िया है तो उनको जो टैक्स मिल रहा है ना वो अच्छा मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रोड होती है ना वो वहाँ पर आप आसानी से ट्रेवल कर सकते हो, लीड टू इजी एक्सेस, आप वहाँ आसानी से आना जाना लोगों का हो सकता है।
यहाँ पर जॉब क्रिएट होगी, यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी आएगी, दैट आल्सो गिव द पब्लिक मोर कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेट यू टू पे टैक्स। इससे जनता खुद अपने मन में सोचती है कि नहीं, हमें टैक्स देंगे, सुविधा हमें अच्छी मिल रही है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। हमारा एस्टिमेशन क्या इंडिकेट करता है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर की लंबाई यदि बढ़ा दी जाए रोड की लंबाई की, तो जो अर्बन लोकल बॉडी है उसका जो खुद का रिवेन्यू है 430 रुपये पर कैपिटा, 430 1 रुपये से ज़्यादा इनकम उसको हासिल होने वाली है। इसीलिए जो अर्बन लोकल बॉडी होती है जहाँ की पॉपुलेशन है एवरेज 78,415, द एक्सटेंट ऑफ इंक्रीज इन ऑड्स रेवेन्यू कैन बी एक्सटेंड 33 मिलियन रुपए। जो 78,415 की जनसंख्या वाला जो एरिया है ये अपना रिवेन्यू बढ़ा सकता है 33 मिलियन रुपए यदि 1 किलोमीटर की क्या कर दिए, रोड को लंबी कर दी पर हजार ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। इसीलिए जो सिटी होती है ना, शुड नॉट व्यू इन्वेस्टमेंट इन रोड नेटवर्क एज एक्सपेंडिचर, खर्चा होगा करके हम क्यों पैसा लगाएं, रेदर roads add to cities revenue base which the city can use to improve infrastructure and public health। तो इनका ऐसा कहना है, आपको लग रहा है कि पैसा लग रहा है तो आप इसको देखिए ना कि आपकी कमाई भी तो हो रही है, उस कमाई को आप फिर से रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दीजिए। अब छोटी मोटी बातें हैं, जो पैथ होल होते हैं, बारिश के गड्ढे हो गए, इसके अलावा जो पडल्स होते हैं जहाँ पर गड्ढे जैसी जगह में पानी का जल भराव हो जाता, आप उसको तक फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। ऑन रोड्स लीड टू सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ट्रेवल टाइम, छोटी मोटी समस्या को भी आप हल कर दे रहे हो तो जो ट्रेवल का टाइम हो अपने आप कम हो जाएगा। और ये प्रायोरिटी होना चाहिए गवर्नमेंट की इसके लिए प्राथमिकता देना जरूरी है। यदि रोड में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इससे न केवल ट्रेवल का टाइम घट रहा है, इसके साथ साथ में ये इफ़ेक्टिव इससे जो लेबर का जो मार्केट होता है ना शहर में, वो बढ़ते ही जाता है और उनका जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो भी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ में इम्प्रूवमेंट मिलता है जैसे कि स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन एज वेल एज हेल्थ केयर सेक्टर में। इसीलिए जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है वो अपग्रेड होते रहेगा। आज के टाइम में ये ज़रूरत है रोड टू बी, यदि आपको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, इसके साथ साथ में ह्यूमन वेलबींग के लिए यदि आपको काम करना है तो आपको रोड में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल है वो हम देखने वाले हैं श्रीलंका से ये संबंधित है। श्रीलंका में कहा जा रहा है इस प्रकार का जो विद्रोह जनता कर रही है उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब एक फॉर्मल प्रक्रिया के माध्यम से श्रीलंका में परिवर्तन लाया जाए। तो श्रीलंका में हमें एक फॉर्मल प्रक्रिया की ज़रूरत है, प्रोसेस की ज़रूरत है, तब जाके श्रीलंका में पुरानी कंडीशन को वापस बहाल किया जा सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं श्रीलंका में सरकार आ रही हैं जा रही हैं लेकिन कंडीशन वही रह रही है। ठीक है, इसके पहले भी सरकार में चेंजेस आया था, अभी फिर से सरकार, प्रधानमंत्री भी छोड़ के चला गया, राष्ट्रपति भी छोड़ के चला गया है, ये ऐसे एग्जाम्पल देख रहे हैं। लेकिन श्रीलंका की कंडीशन तो वही की वही है। श्रीलंका की कमाई होती है उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री से, इसके अलावा वो चाय को एक्सपोर्ट करता है, चाय एक्सपोर्ट करता है, इसी से उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होती है। तो दो इसके जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, ये प्रभावित हुई थी कोरोना के दौरान। कोरोना के टाइम से ही श्रीलंका की कंडीशन ख़राब होना चालू हो गई थी, क्योंकि कोरोना में ज़्यादा लोग श्रीलंका घूमने नहीं जा रहे थे, इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बंद हो गई थी। इसके चलते चलते श्रीलंका में कंडीशन ख़राब होना चालू हो गई। दूसरी बात यह है कि वहाँ धर्म को लेकर भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। वहाँ की सरकार मेजॉरिटेरियन को ज़्यादा सपोर्ट करती, मतलब वहाँ बौद्ध धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट अपने वोट बैंक के हिसाब से बौद्ध धर्म वाले लोगों के लिए ही ज़्यादा काम करती है, बाकी लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है। इसी से फिर एक धर्म और दूसरे धर्म में विद्वेष की भावना होती है। और नेता क्या कहेगा,
नेता कहेगा हम हम ही ऐसे लोग हैं जो कि बौद्धिस्ट लोगों के लिए काम कर सकते हैं। बाकी तो वो कहीं वो तमिलों के लिए सोचते हैं, कहीं उनके लिए सोचते हैं, लेकिन हम आपके लिए सोचेंगे, आप हमको वोट दो। और यदि सरकार को बौद्ध लोगों का वोट मिल गया, इसका मतलब वो जीत गए। इसलिए हमेशा से ही ना वहाँ ऐसी समस्या हमको देखने को मिलती है। एक चीज़ और सामने आई थी, हमने डिस्कस किए थे कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या काम करी थी, जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है ना, उसको पूरी तरह से उसने बैन कर दी थी। अब वैसे भी जब एग्रीकल्चर में उतना अच्छा उत्पादन नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र को बैन कर देते हो, वो बैन इसलिए कर रहे हो क्योंकि सरकार के पास रुपया नहीं है कि वो बाहर से यूरिया डीएपी खाद को मंगवा सके। इससे किसान जनता और भी ज़्यादा परेशान हो गई। तो लास्ट में सरकार को अपना नियम कानून वापस मजबूरी में लेना पड़ा था, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। तो एक औपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तन लाया जा सकता है और सार्वजनिक जो विद्रोह हो रहे हैं वो सही नहीं है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत की जाती है वो यहीं से की जाती है कि जनता का जो गुस्सा है, उस गुस्से के चलते चलते बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं श्रीलंका की गवर्नमेंट में। ये जो आइलैंड है, आर्थिक स्थिति में इसकी बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। बेरोजगारी, पेट्रोल के दाम हाई हो जाना, खाद्य पदार्थों में भारी मात्रा में क्या आना, दाम तेज हो जाना, ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जिसके चलते चलते लोगों का गुस्सा एकदम चरम में पहुंच गया है। उनका कह रहा है सरकार कुछ नहीं कर रही है। ठीक, नई सरकार आई है लेकिन उसने भी कुछ नहीं करी है, इसलिए उन्होंने उसको इस्तीफे की मांग करी। वो केवल आश्वासन ही दे रही है कि हाँ, रसिया से हमें सहायता मिलने वाली है, चीन से हमें सहायता मिलने वाली है, लेकिन देखा जाए ना तो जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई गई हैं ताकि गरीब देशों को सपोर्ट किया जा सके, वो संस्थाएं भी कुछ नहीं कर पाती, खाली नाम मात्र के लिए रहती। इकोनॉमिक जो कंडीशन चल रही है श्रीलंका की, वो मेन रीजन है विरोध प्रदर्शन का। प्रेसिडेंट जो गोटाबाया राजपक्षा है, उनका जो सेक्रेटरीट है उसको हजारों पीपुल, सैकड़ों पीपुल के द्वारा ठीक है ऑक्यूपाई कर लिया था। इसके साथ साथ में प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे का जो प्राइवेट रेजिडेंस था उसमें आग लगा दी गई थी। ठीक है, तो इसी के चलते चलते दोनों ही लोग, दोनों भाई भाई थे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, दोनों को रिजाइन देने के लिए तैयार हो गए, यहाँ तक कि अपनी जान बचा करके भाग भी रहे थे। लोगों का गुस्सा बेलगाम हो गया है। इसका मेन टारगेट था राजपक्षा। ठीक है, इन्होंने 13 जुलाई को कहा था कि हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, जबकि विक्रमसिंघे ने भी अपना पद छोड़ने के पहले एक वैकल्पिक सर्वदलीय सरकार को सत्ता में आने का वो वेट कर रहे थे कि जब हम छोड़ेंगे, लेकिन सर जनता इससे रेडी नहीं है। अब सरकार के विषय में यहाँ पर एक बात कही जाती है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा हो रहा, मिस्टर विक्रमसिंघे की पॉलिटिकल लेजिटिमेसी को, कि वो ऑफिस को होल्ड करेंगे या नहीं करेंगे। तो वो ये बात कही जा रही है कि वो बिलोंग करते हैं एक पार्टी से विथ नो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ऐसे लोग जो कि चुने हुए, जिनको सरकार ने चुनी ही नहीं है, वो वैसे लोगों की पार्टी इन द लेजिस्लेचर एंड ही हिमसेल्फ बीइंग ए नॉमिनी बेस्ड ऑन इट्स वोट परसेंटेज। वोट परसेंटेज के हिसाब से इन्होंने सरकार में अपनी जगह बना ली थी, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है। फिर भी सहयोग वाली बात यदि हम कर लें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, ठीक है, बाहर से तो बहुत सारी सहायता मिली है, ऐसा नहीं है कि भारत ने मदद नहीं किया है, चाइना ने मदद नहीं किया है, रसिया ने मदद नहीं किया है। तो जो कमिटमेंट है ऑफ ए प्रोसेस फॉर एन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बेल आउट, IMF से भी देखा जाए ना, उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिलीफ वहाँ के लोगों को नहीं मिला है, स्पेशली पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन की हम बात करें।
आने वाले जो दिन हैं वो काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं कंट्री के लिए, एज इट विल शो वेदर द पॉलिटिकल क्लास कैन राइज। क्योंकि आने वाला टाइम आपको तो ये बिल्कुल क्लियर कर देगा कि जो पॉलिटिकल क्लास है क्या वो राइज कर सकती है ना, उसके जो डिफरेंसेस हैं, एंड पुट इन प्लेस एन अल्टरनेटिव रिजीम दैट कैन स्टीयर द कमिटी टुवर्ड इकोनॉमिक रिकवरी। आने वाला टाइम बिल्कुल क्रूशियल है, क्योंकि कोई ना कोई तो सरकार चलाएगा, तो सरकार चलाने वाला कितना सक्सेस हो पाता है, ये टाइम काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो क्या कहता है, जो प्राइम मिनिस्टर, इसके बाद स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट आर इन लाइन टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, काम कर सकता है प्रेसिडेंट के रूप में, वो नहीं करा तो जो स्पीकर होता है पार्लियामेंट का, वो प्रेसिडेंट का पद ग्रहण कर सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जो पार्लियामेंट है वो इलेक्ट कर सकती है एक न्यू प्रेसिडेंट को, किसके माध्यम से, सीक्रेट बैलेट के माध्यम से। द वे टू सीम टू बी दैट द करेंट स्पीकर महिंदा यापा आबेवर्देना टेक्स ओवर एज प्रेसिडेंट। तो जो आने वाला 30 डेज है, पार्लियामेंट कैन इलेक्ट ए न्यू प्रेसिडेंट बाय ए सीक्रेट बैलेट। तो फिर भी इस प्रकार का जो मूव होने वाला है, किसका, ग्रुप ऑन रेजिग्नेशन एक्चुअली मटेरियलाइजिंग। यदि जो कंडीशन अभी चल रही है उसको सुधार करने में डिले हो जाए, फॉर इमरजेंस ऑफ अल्टरनेटिव मे नॉट गो डाउन वेल विथ पब्लिक एंड मे लीड टू मोर अनसेवरी इंसिडेंट। कहने का मतलब ये है कि जल्दी से यदि कोई कमान नहीं संभालता है तो ये जो कंडीशन चल रही है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। तो जो दो मुख्य कार्यालय हैं, एक प्रेसिडेंट और एक राष्ट्रपति, यहाँ जो लोग रह रहे हैं, यहाँ जो उनको सत्ता संभालना है, उनको जल्दी निर्णय लेने होंगे, जल्दी निर्णय देने होंगे, ताकि गवर्नमेंट को स्थिर किया जा सके और ये आसान हो सके। तो यहाँ एक तर्क की वाली बात यह है कि शासन सत्ता परिवर्तन से किसी को लाभ नहीं हो रहा, जनता को शांत करने के अलावा और कुछ हासिल नहीं हो सकता, और लोगों के आर्थिक संकट को इससे कमी आना है या नहीं आना है तो बाद में ही पता चलेगा। हालांकि यह हमेशा बेहतर रहता है कि एक औपचारिक प्रक्रिया को सार्वजनिक विद्रोह की अनिवार्यताओं पर छोड़ दो ना, आने दो, अब वो आएगा जो करेगा, नहीं कर पाएगा तो फिर देखा जाएगा। पब्लिक को कम से कम ये तो दिलासा आपको देना पड़ेगा ना, क्योंकि दिक्कत ये खड़ी हो गई है कि अब जनता को भी कैसे लगेगा कि कौन हमारे लिए काम अच्छा कर सकता है। यदि हम चुनाव करते हैं, हम वोट डाल के ये देखते हैं, चुनाव के माध्यम से हम अपना लीडर चुनते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खर्चीला होगा। नए सिरे से चुनाव नहीं हो सकता है, और ना ही ये देश किसी नेता के बिना चल सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जाता है। अगला जो एडिटोरियल है इसको हम देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे आयुर्वेद के बारे में। देखिए, आयुर्वेद देखा जाए ना तो उतना ज़्यादा सुनाई नहीं दे रहा। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, आयुर्वेदिक उपचार, पहले तो सबसे ज़्यादा शुरुआत में ही आयुर्वेद, भारत की शुरुआत ही समझ लीजिए कि आप आयुर्वेद से हुई है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ, जड़ी बूटी खाते थे हम लोग, ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। आज के समय में देखा जाए ना तो आयुर्वेद को दरकिनार कर दिया गया है। दरकिनार करने का ये भी रीज़न है कि इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं साइंस के हिसाब से उतनी ज़्यादा सटीक नहीं बैठ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम आयुर्वेद को छोड़ दें, आयुर्वेद को पूरी तरह से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद और साइंस के साथ साथ में दोनों को लेकर चलने की ज़रूरत है। तो आयुर्वेद के लिए हमारी करेंट की क्या अप्रोच होना चाहिए, ये बात यहाँ पर बताई जाती है। हेल्थ के सेक्टर में पुराना जो दृष्टिकोण है, हमारा जो मूल्यवान दृष्टिकोण है, पुराने सिद्धांत हैं, अकल्पनीय अनुमान है और जो अंधविश्वास है, उनको तो आप कम से कम आयुर्वेद में यदि ऐसी चीज़ें दी गई हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। बाकी जो हमारे काम की चीज़ें हैं
जो वाकई में साइंस के हिसाब से काम करती हैं उनको तो हम रख सकते हैं ना हमारे स्वास्थ्य के मामले में। तो आयुर्वेद के बारे में हमारी जो दृष्टि है, हमारी जो सोच है, उस सोच में आखिर कमी क्या है, ये आर्टिकल बताता है। आयुर्वेद आखिर है क्या? भारत का ट्रेडिशनल मेडिसिन है, हैज़ बीन इन प्रैक्टिस फॉर क्लास 2-3 मिलेनिया, लगभग 3 सहस्त्राब्दी आप कह सकते हैं। मिलेनिया मतलब होता है सहस्त्राब्दी, सहस्त्राब्दी मतलब होता है 1000 साल का समय। तो हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक प्रथा हमें यहाँ पर चली आ रही। आज के टाइम में खुद आप देख लीजिए कि ये जो एंशियंट सिस्टम है वो सर्व कर रहा है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, और आज ये लाखों हजारों लोगों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से ये ख़त्म हो गया। तो जो एडाप्शन किया जा रहा है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम का, इसको आप ट्रेडिशनल बोल सकते हो। इसको आप करेंट यूज़ के लिए यदि आप ले रहे हो तो काफ़ी सारे इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। यदि आप इसको किस प्रकार से लेते हैं, लेके डिस्ट्रिक्टली लेते हैं, मतलब कि उसमें बिना सुधार के ही आप उसको अपने में शामिल कर ले रहे हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भरा काम है। क्योंकि साइंस एकदम परफेक्ट चीज़ है, हर चीज़ का आपको सटीकता के साथ इलाज लगता है, और बिना संशोधन के आप इसको ले लेते हो तो कैन इंडेंजर द वेलफेयर ऑफ इट्स यूज़र। यदि इसको बिना सोचे समझे ही आप ले रहे हो तो इसके जो यूज़र्स हैं उनके लिए ये डेंजर का काम कर देगा। कुछ चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं जो कि आयुर्वेद की इस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी समय से फेल हो गए हैं, स्किलफुली एड्रेस नहीं कर पाए हैं हम उनको, उसका डिस्कशन यहाँ पर किया जाता है। अब कुछ बातें यहाँ पर कमियाँ बताई जाती हैं आयुर्वेद की, ठीक है। जैसे कि काफ़ी समय पहले एक्सरसाइज को लेकर के कुछ फ़ायदे आयुर्वेद में गिनाए गए हैं, ठीक है। इससे फिटनेस इम्प्रूव होगी, ठीक है, पाचन तंत्र आपका अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा, आइडियल बॉडी वेट आपका बना रहेगा, एंड आपका जो शरीर है वो काफ़ी सुंदर दिखेगा। ये बेनिफिट बताए जाते हैं रेगुलर एक्सरसाइज के। ये ऑब्जर्वेशन काफ़ी लंबे समय तक वैलिड रहे, लेकिन आज 1500 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा था, व्हेन दे वर फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड, जबकि ये फ़ायदे पहली बार डॉक्यूमेंटेड किए गए थे। लेकिन इनकी जो कंटिन्यू वैलिडिटी है आज के टाइम में वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि आप आयुर्वेद की क्लेमिंग, इस प्रकार के एक्सरसाइज की जो क्लेमिंग है वो फिजियोलॉजिकल और जो पैथोलॉजिकल कंजक्चर है ना, एक से मुद्दे पर इसको आप रखकर नहीं देख सकते हो। फिजियोलॉजिकल मतलब शरीर क्रिया विज्ञान, और दूसरा होता है पैथोलॉजिकल। तो जो पैथोलॉजी होता है वो क्या होता है, काज एंड इफेक्ट ऑफ डिजीज़ और इंजरी। यदि मुझे कहीं चोट लगी है उसका क्या कारण, उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। यदि कोई रोग मुझे हुआ है तो उसकी वो रोग मुझे क्यों हुआ, रोग हुआ है तो मेरे अंदर कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, इसका अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी के अंतर्गत। पैथोलॉजी शब्द रिफर करता है स्टडी ऑफ डिसीज़। पैथोलॉजी का मतलब ये हम बीमारी का अध्ययन कर रहे हैं। इन जनरल इनकॉर्पोरेटिंग ए वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजी रिसर्च फील्ड एंड मेडिकल प्रैक्टिस। बायोलॉजी में रिसर्च होगी, मेडिकल प्रैक्टिस अपनाई जाती है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर बताया जाता है यूरिन को लेकर के। इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हैं कि जो पतली पतली डक्ट्स होती, मतलब ट्यूब होती हैं, कहाँ से, इंटेस्टाइन से। ये पतली ट्यूब कैरी करती हैं यूरिन को लेकर के जा रही हैं, नालियाँ पतली पतली, और जाकर के ये ब्लैडर में जाकर के भर जा रही हैं। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन क्या होता है, एक प्रकार की मस्कुलर ट्यूब होती है जो कि फैली रहती है
फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ योर स्टोमक, हमारा पेट का जो निचला हिस्सा रहता है ना, टू योर एनस, यहाँ से ये जुड़ी रहती है। द लोअरिंग ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट,